मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूं। आप सभी श्रोताओं की, विद्वज्जनों की, शोधार्थियों की उपस्थिति को नमन करता हूं और डॉक्टर साहब को इस पुस्तक के लिए मैं बधाई देता हूं कि उनका जो काव्य संग्रह आया है शहर शहर सैलाब, और सीधा अपने समीक्षात्मक परिचय पर आता हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है एहसासों के सैलाब की मार्मिक अभिव्यक्ति। दिल के शहर में जब सैलाब आता है तो वह सबसे पहले एहसासों की संपदा को क्षत विक्षत करके उन्हें बेचैनी, निराशा, उदासी, व्यथा, तड़प, रुदन आदि के मलबे में परिवर्तित कर देता है। अशोक कुमार आस द्वारा रचित शहर शहर सैलाब कविता संग्रह में हम ऐसी ही उथल पुथल को स्थान स्थान पर महसूस कर सकते हैं। 13 शीर्षकों में विभाजित इस संग्रह की कविताएं एहसासों की श्रृंखला के धागे में पिरोई हुई प्रतीत होती हैं। इन रचनाओं में सहृदय पाठक अहम के दुख को यात्रा करते हुए वयम के दुख से जुड़ता अनुभव कर सकता है। यहाँ कवि रिश्तों की गहराई में डूबकर दुखों को मानवीय संवेदना की सतह पर इस प्रकार उकेरता है कि ऐसे दुखों का भोगता पाठक इन दुखों की आंच में तपकर स्वयं को अधिक संवेदित तथा मजा हुआ पाता है। कवि अज्ञेय ने भी कहा है कि दुख सबको मांझता है। इस संग्रह में कवि जब अनुभूत दुखों की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करता है तो वह कैथार्सिस की प्रक्रिया से संपृक्त होकर दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता प्रदान करके दुख से रुदन तक की परंपरा को जीवंत रखकर मानसिक शुद्धि तथा धैर्य के द्वार को खोलने का कार्य करता है। दुख जब आता है तो वह मनुष्य को चिंतन के नए आयाम प्रदान करता है। इन रचनाओं में भी कवि दुखों के सैलाब में हालात के थपेड़ों से आहत होकर एहसासों की शक्ति के सहारे चिंतन के शांत धरातल पर पहुंचकर मुक्ति के मार्ग तलाशता है। कवि जब स्वयं की पीड़ा को व्यक्त करता है तो उसकी अभिव्यंजना की आंतरिक आकाश गंगा में समाज तथा व्यक्ति के समसामयिक विषयों रूपी धूमकेतु अनायास ही अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। दाम्पत्य संबंधों में एक छत के नीचे बढ़ता अलगाव, रिश्तों का जटिल गणित, पति पत्नी के संबंधों में परंपराओं, संस्कारों और लोक लाज की बैसाखियां, पारिवारिक मूल्यों का विघटन, आधुनिकता के इल्यूजन में नग्नता का स्वीकार, आधारहीन लोगों के स्वार्थ व चाटुकारिता का सत्य, अपनों द्वारा राष्ट्र की लूट, वोट की ओछी राजनीति तथा जनता का शोषण, रिश्तों की सर्विस की आवश्यकता, प्रेम के विविध रूप, माँ और संस्कार का संबंध, रिश्तों में एहसास की आवश्यकता व महत्व, मानव चिंता का समान शाश्वत सत्य, स्त्री और पुरुष की प्रकृति में अंतर, कविता और स्त्री का संबंध, रिश्तों में अत्यधिक लगाव का दुष्परिणाम, भ्रष्टाचार, प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम आदि विषयों को आत्मसात करके यह संग्रह मानवीय सरोकारों की परिधि से कहीं भी बाहर नहीं जाता। कवि जब अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए दाम्पत्य संबंधों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करता है तो वह प्रत्येक दाम्पत्य के ऐसे मसलों का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। दाम्पत्य संबंधों के उलझे हुए गणित में जब मौन रूपी शून्य लग जाता है तो सब कुछ नीरस हो जाता है। कवि कहता है, हम अनेक अवसरों पर कुछ खोजने के फेर में जो खोजा हुआ है उसे भी गंवा देते हैं ना। समझ चुकी होना पति बदलता नहीं है, हालातों से लड़ते लड़ते मौन धारण कर लेता है। साथ साथ रहते हुए जब पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव घर कर लेता है तब सारे परिवार का वातावरण विषैला बन जाता है। कवि ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है, साथ साथ दिखते हैं पर साथ साथ है नहीं, साथ होते हुए साथ होने का एहसास नहीं है, साथ हैं
पर अकेले, न सुनने का सामर्थ्य रहा, न सहने की शक्ति रही। बस एक दूसरे पर हर समय शब्द बाणों का प्रहार करते रहना ही उनकी नियति बन गई। अतीत में पति पत्नी के संबंध मनमुटाव होते हुए भी परंपराओं, संस्कारों, लोक लाज की बैसाखियों के सहारे जबरदस्ती निभा दिए जाते थे। कवि ने इस स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। सदियों पहले रिश्ते जिंदा होते थे, सदियों पहले रिश्ते जिंदा होते थे, इंसान छटपटाता रहता था। आज इंसान जिंदा है, रिश्ते छटपटा रहे हैं। इसे हम इंसानी रिश्तों की विडंबना कह सकते हैं। कवि का मानना है कि केवल एहसास ही तो रिश्तों को बचाता है ना। मिलन क्षणिक हो सकता है, बिछुड़ना भी क्षणिक हो सकता है, यात्रा भी कभी कभी क्षणिक हो सकती है, लेकिन एहसास कभी क्षणिक नहीं हो सकता। कभी एहसास को मानवीय रिश्तों, प्रेम, विश्वास तथा धैर्य की धुरी मानता है। एहसास यूं ही नहीं उपजता, न जाने कितने जन्मों का इंतजार, धैर्य और प्रेम सींचता है इसे, तब कहीं जाकर प्रस्फुटित होता है एहसास रूपी पौधा। रिश्ते में जब अत्यधिक लगाव हो जाता है तो कभी चेतावनी देते हुए कहता है, दरअसल किसी रिश्ते की अधिक चिंता भी जीवन में कई बार घातक हो जाती है। प्यार के विषय में कवि कहता है, प्यार कहना नहीं होता, प्यार महसूस ना होता है। उसको समझने के लिए नयनों की भाषा समझना होता है ना। शायर मीर तकी मीर ने अपने एक शेर में कहा था, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ कवि अशोक कुमार आस का प्रेम के विषय में चिंतन अलग ही है। वे लिखते हैं, प्रेम है तो पीड़ा हो ही नहीं सकती। जहां पीड़ा महसूस हुई वहां समझो प्रेम है ही नहीं। यात्रा और प्रेम जीव को जीने की कला सिखाता है। जहां बांधने का भाव जगा समझो वहां प्रेम है ही नहीं ना, प्रेम है ही नहीं ना। ऐसे बहुत सारे कटु सत्य हैं जो कवि के चिंतन से अभिव्यक्त हुए हैं और वे इन कविताओं को मौलिकता की कसौटी पर खरा उतारते हैं। रिश्तों को संभालने, सहेजने के लिए बहुत सुंदर तुलना करते हुए कवि कहता है, रिश्तों और गाड़ी की सर्विस अगर समय पर न हो, दोनों मिस मारने लगते हैं। रिश्तों और गाड़ी की सर्विस अगर समय पर न हो तो दोनों मिस मारने लगते हैं, दोनों ही रुक रुक कर चलने लगते हैं। कई बार बीच सफर में, क्या कहूं, यहाँ तो बीच सफर के बाद 4 डोट लगे हैं पुस्तक के अंदर। इस अनकहे में कवि बहुत कुछ कह जाता है। यही साहित्यिकता है, यही कहने का अंदाज, काव्य है। आकर्षण को कवि ने प्रेम के प्रथम सोपान के रूप में माना है, जो सच भी है। कवि के अनुसार आकर्षण स्थायी नहीं है। हाँ, यह जरूरी है। आकर्षण से लगाव होता है, लगाव से मोह जागेगा, मोह से प्यार पनपेगा। अगर प्यार आकर्षण से 2-4 हाथ होकर पार हो गया, समझ लेना तुम एहसास की सीढ़ियां चढ़ चली। जब कवि राम की बात करते हैं तो उनके सरोकार आज के लोकतांत्रिक युग की जनता के कष्ट और राजनीतिज्ञों के कर्तव्य बोध से जुड़ते हैं। मेरे राम, राम होना इतना सरल थोड़े ही है। मेरे राम, राम होना इतना सरल थोड़े ही है। राजा होते हुए भी एक साधारण जन की बात रखना कोई साधारण राजा थोड़े ही रख सकता है। उसके लिए तो राम होना अनिवार्य है। राम होना यानी अपनी समस्त इच्छाओं को त्यागना। नग्नता को आधुनिकता मानने वाले मति भ्रष्ट लोगों के लिए कवि ने कहा है, आधुनिक होने के मायने हमें समझने होंगे। शिक्षा संस्कार सिखाती है, फिर नंगापन तो कदापि आधुनिक होने की परिभाषा हो ही नहीं सकती ना। कवि परिवारों के आधार को बचाने की चिंता प्रकट करता है और इन मूल्यों के अवसान के कारणों पर इस प्रकार प्रकाश डालता है। परिवारों में, सगे संबंधियों में, आपसी रिश्ते नातों में भी अगर जीत हार की भावना
पनपनी प्रारंभ हो गई ना, फिर हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचेगा ना। यहाँ कवि परिवार में आपसी सौहार्द को बचाने पर बल देता है। वोट की राजनीति जब राष्ट्र की नसों में जहर भरती है तो कवि का आक्रोश इस प्रकार शब्दों में उतर आता है। जनता के सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, सदियों से चला आ रहा गोटियां फेंकने का खेल वर्तमान में भयानक रूप धारण कर चुका है। वोट की राजनीति ने राजनेताओं को अंधा कर दिया है। धर्म की आड़ में कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं, फिर इनकी लालसा में चाहे देश ही क्यों न बिक जाए। कवि जब स्त्री और पुरुष के अंतर को कविता में ढालता है तो रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। अच्छा पति है कौन, कान से जो बहरा हो। अच्छा पति है कौन, कान से जो बहरा हो। अच्छी पत्नी वह न जिसे कुछ दिखाई पड़े, न जिसे कुछ पड़े दिखाई। स्त्री और कविता के अटूट संबंध के विषय में कवि लिखता है, कविता पैदा ही तुम्हारे अस्तित्व से होती है। कविता का एक एक वर्ण, वर्ण से बने शब्द, शब्द से बने छंद, छंदों से बनी कविता, कविता यानी तुम, तुम्हारे बिन कविता होती नहीं सकती। स्त्री और कविता साथ साथ चलती है। साहित्य जगत में यदि हम जांच कर देखें तो स्त्री और कविता का संबंध पता चलता है जब निराला कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। या निर्मला पुत्र कहती हैं, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। और भी न जाने दुनिया के कितने कवियों ने स्त्री के रूप, प्रकृति, परिस्थिति आदि को लेकर कविताएं लिखी हैं। विकास के नाम पर जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तब तब प्रकृति ने उसे सबक सिखाया है। कवि लिखता है, प्रकृति के भयानक रूप के आगे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी अपनी नादानियों के कारण आज असहाय सा ताकता आकाश को देख रहा है। कवि जब प्रकृति के रौद्र रूप का वर्णन करता है तो सुमित्रा नंदन पंत की बादल कविता की ये पंक्तियां याद आती हैं। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महाआकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब थर्रा उठता है संसार। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। इस कथन पर कवि इस प्रकार प्रश्न करता है, इतिहास में कोई साक्ष्य है जहां घोषणा की गई हो मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? स्वयं को सर्वोत्तम घोषित करना कहां का न्याय है? मनुष्य अपनी बुद्धि के दर्प में चूर होकर बार बार प्रकृति से टक्कर लेता है। और कवि अशोक कुमार आस के शब्दों में, जब जब मनुष्य को बुद्धि का नशा चढ़ता है तब तब प्राकृतिक शक्तियां उसका नशा उतारने के लिए पृथ्वी पर आती ही हैं। जो व्यक्ति सबकी चिंता करता है, सबका भला करता है, वही अंत में अकेला पड़ जाता है। इस मानवीय विडंबना पर कवि का दुख इस प्रकार छलकता है, तुम्हारे सानिध्य में एक बात तो समझ गया हूं, सभी की चिंता करने वाला आखिर में अकेला तो हो ही जाता है ना। इस मायावी संसार में जिसे अपना समझते हो, अंत में वही शख्स बीच भंवर में क्यों छोड़ जाता है? या फिर यहाँ कोई अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं। इस संग्रह की मूल संवेदना निराला की इन पंक्तियों के भाव साम्य द्वारा स्वतः प्रकट हो जाती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इस पुस्तक का शीर्षक अनेक प्रतीकार्थ लिए हुए हैं, जिनमें मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाहरी विविध द्वंद्वों के मध्य होने वाली उठक-पटक के प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। एकालाप वाली संबोधित शैली में कवि ने साधारण बोलचाल की भाषा में अपने उद्गारों को व्यक्त किया है। इस संग्रह में जो भी है और जैसा भी है वह सब हृदय रूपी स्रोत से स्वतः निःसृत है, अनायास है, सायास कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुछ स्थानों पर वर्तनी की अशुद्धियां भाषा के प्रवाह में गति अवरोधक अवश्य बनती हैं, लेकिन वे कविताओं के भावों में बाधा नहीं बनती।
शहर शहर सैलाब की सफलता इसमें निहित है कि यह निज की व्यथा को सर्व की समान व्यथा से जोड़ देता है। इसमें हमारा परिवेश स्वाभाविक तथा जीवंत रूप में स्पंदित होता दिखाई देता है। आपने बड़े ध्यान से